नमस्कार, मीमांसा पर आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वह भारतीय राज्य व्यवस्था पर डिपेंड है। चलिए बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में स्वतंत्र भारत के महत्वपूर्ण निर्णय, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वो कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए जो भारतीय संविधान में, या हम कह सकते हैं कि भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित हुए। तो उन सभी निर्णयों की हम बात करेंगे, उनके पीछे की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में बात करेंगे, और वो निर्णय का क्या प्रभाव हम सब पर पड़ा उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जो वाद है उसका नाम है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद, जो कि 1973 में था। सबसे महत्वपूर्ण वाद इसे माना जाता है, ध्यान रखिएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इस वाद ने संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत दिया था। जी हाँ, संविधान की जो आधारभूत संरचना है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यह जो निर्णय है यह केशवानंद भारती वाद से ही आया था। अगर आपको नहीं भी दिख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी को हाई करें और कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक एक बात समझाऊंगा। चलिए, तो पहले निर्णय ये दिया गया था कि संसद एक उचित विधायी प्रक्रिया से मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। यानी कि केशवानंद भारती वाद से पहले यह निर्णय लिए गए थे कि जो संसद है वो विधायी यानी उचित विधायी कानून के द्वारा मौलिक अधिकारों में, या हम कह सकते हैं कि मूल अधिकार जो हम कहते हैं उनमें किसी तरह का संशोधन कर सकती है। पर इस वाद ने यह डिसीजन कर लिया कि जो मूल संरचना या बुनियादी संरचना में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। संविधान की जो मूल संरचना है उसमें परिवर्तन नहीं हो सकते। यह जो निर्णय है यह केशवानंद भारती वाद में लिया गया, और उसी के साथ में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन लिया कि संविधान की जो अखंडता का जो संरक्षण का कार्य है वो स्वयं देखेगा। संविधान की अखंडता का जो रक्षा है, उसका जो संरक्षण है, उसका कार्य उच्चतम न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा। और अगर मान लो सरकार द्वारा, किसी भी सरकार द्वारा अगर संविधान के मूल संरचना के विरुद्ध कोई कानून लाया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अमान्य घोषित कर सकता है। तो ये सभी जो निर्णय हैं वह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में दिए गए थे 1973 में। चलिए दूसरा हम बात करते हैं मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाद 1978 1978। मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाद 1978। क्या हुआ था इसमें? 1977 की बात करते हैं। 1977 में जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने मेनका गांधी का जो पासपोर्ट था वह जब्त कर लिया था। तो इसके विरुद्ध मेनका गांधी सुप्रीम कोर्ट गई, और उसके बाद में जीवन के अधिकार, जीवन जीने का जो अधिकार है उसके अर्थ की व्याख्या करने के लिए इसमें निर्णय दिया गया। और इसमें यह कहा गया कि अनुच्छेद 21 के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हर भारतीय को है। और उसमें साथ ये निर्णय दिया गया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता। यानी मेनका गांधी को उनका पासपोर्ट मिला और उन्होंने अपने जो भी कार्य थे वो आरंभ किए। तो इस तरह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं होगा। यह मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया था 1978 में। चलिए एक और वाद की बात करते हैं आगे, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम। ये सारे वाद हमने वही लिए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शाहबानो बेगम, यह वाद क्या था कि व्यक्तिगत धार्मिक कानूनों की पवित्रता पर सवाल उठाना और एक समान नागरिक संहिता पर बल देना। यानी कि जो मुस्लिम जो समुदाय में जो होता है कि व्यक्ति जो है वह तलाक ले लेता है, उसके बाद उसे महिला को भरण पोषण का अधिकार भी नहीं देता है। तो इसी मामले को उठाते हुए मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम केस हुआ था 1985 में। इसमें तलाकशुदा मुस्लिम महिला को अपने पूर्व पति से निर्वाह योग्य आय प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। अगर कोई तलाकशुदा मुस्लिम महिला है, उसके पति ने उसे तलाक दे दिया है, तो वो अपने पूर्व पति से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। यह निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। परंतु क्या हुआ, धर्म गुरुओं के दबाव में आकर शाहबानो ने अपना जो हक है वो त्याग दिया, और उसके बाद राजीव गांधी ने न्यायालय के फैसले को ही पलट दिया। यह बात ध्यान रखिएगा। पर 2001 की बात करते हैं। 2001 में
डेनियल लतीफी नाम का एक मामला था, उसमें पुनः इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। तो कुल मिलाकर निर्णय ये दिया गया है कि जो भरण पोषण का अधिकार जो है वो मुस्लिम महिला को प्राप्त होगा। ये बात का ध्यान रखिएगा, 2001 में पुनः इसी फैसले को सही ठहराया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992। इंदिरा साहनी आरक्षण से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ओबीसी आरक्षण की बात करता है, आरक्षण से इंपोर्टेंट है कि आरक्षण की संवैधानिकता से संबंधित इसमें निर्णय लिए गए थे। आरक्षण जो है वो प्रोन्नति में नहीं दिया जाएगा, प्रोन्नति में यानी जो प्रमोशन में आरक्षण नहीं होगा, यहाँ पर वो बात हुई थी। और आरक्षण की सीमा को यहाँ पर 50% कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और SC/ST को क्रीमी लेयर वर्ग से बाहर करने का निर्णय भी लिया गया था कि ST और SC जो वर्ग है वो क्रीमी लेयर से बाहर रहेंगे। और ओबीसी के लिए, ओबीसी में जो क्रीमी लेयर हैं उनको भी आरक्षण से बाहर कर दिया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, क्रीमी लेयर की बात है, ओबीसी की बात है, आरक्षण की बात है, वो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद से संबंधित है 1992 में। चलिए बात करते हैं विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। बहुत इंपॉर्टेंट है यह विवाद, 1997 में आया था। क्या था इस पर? कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने हेतु। तो ये यौन उत्पीड़न से संबंधित था, ध्यान रखिएगा, यौन उत्पीड़न कि कार्यस्थल पर अगर गलत व्यवहार किया जाता है या फिर गलत भाव से उसको देखा, भाव से टच किया जाता है, या गलत व्यवहार किया जाता है, या गलत शब्द बोले जाते हैं, उन सभी को सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न की संज्ञा दी थी, ध्यान रखिएगा। यानी कि अप्रिय हाव भाव, व्यवहार, ये सब यौन उत्पीड़न में माने जाते हैं। और उसके साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्णय दिए, कुछ सलाह दी कि कंपनी में आचार संहिता में नियम शामिल होना चाहिए कि महिलाओं की गरिमा की रक्षा की जाए। साथ ही प्रत्येक संगठन में शिकायत समिति का गठन होना चाहिए, इसमें एक सदस्य महिला हो, ये भी दिए गए थे। और उसके साथ ही ये माना गया था कि अगर ये इस तरह का अगर कोई कार्य होता है, यौन उत्पीड़न होता है, तो वह स्पष्ट या अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19A का उल्लंघन माना जाएगा। यह बात कही थी विशाखा बनाम राजस्थान राज्यवाद 1997 में। तो ये यौन उत्पीड़न के लिए प्रसिद्ध बात उठाई है। चलिए बात करते हैं अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ। अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ। इच्छा मृत्यु, जी हाँ, 2001 में आया था ये बात, इच्छा मृत्यु। इसमें कहा गया था कि संवैधानिक होने के नाते निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार कर लिया जाए। यह दाखिल किया गया था यह बात कि संवैधानिक होने के नाते जिस प्रकार से हमें जीवन जीने का अधिकार है, उसी तरह से हमें मरने का अधिकार भी होना चाहिए। तो संवैधानिक होने के नाते निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार करें, यह बात इसमें बाद में थी। अब इसमें कोर्ट ने जो है वो दो मतलब हम कह सकते हैं कुछ परिभाषाएं दी। एक उन्होंने कहा था कि पैसिव यूथेनेसिया का मतलब होता है कि मृत्यु देने में किसी तरह की कोई सहायता ना करना। जैसे एक होता है एक्टिव यूथेनेसिया, मतलब जैसे कि जहर का इंजेक्शन लगा दिया, या कि उसके सांस जो है वो जो होते हैं सांस की जो नली है, जो मास्क होता है उसको हटा दिया, तो वो तो होता है एक्टिव यूथेनेसिया, तो उसको तो स्वीकार नहीं किया गया। पर पैसिव यूथेनेसिया की बात की गई कि मरीज की जान बचाने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, वो आप कर सकते हो, तो वो ऑटोमेटिक जो है वो मृत्यु की तरफ चला जाएगा। और एक बात की थी लिविंग विल यानी कि वसीयत, इच्छा मृत्यु की वसीयत, कि इच्छा मृत्यु की वसीयत पर भी कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम को मेडिकल बोर्ड की सहायता से हटा सकते हो, पर लिविंग विल को भी जो है वो मान्यता प्रदान की। पर साथ में ये कहा गया कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम अगर लगा हुआ है तो उसको मेडिकल बोर्ड की सहायता से आप हटा सकते हो। तो ये अरुणा रामचंद्र शानबाग केस हुआ था 2011 में, इच्छा मृत्यु से संबंधित केस है। उसके बाद में बात करते हैं लिली थॉमस बनाम भारत संघ, 2013 में हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिली थॉमस बनाम भारत संघ। ये है विधायक अगर अपराध करता है उसके लिए। अगर कोई विधायक अपराध करते हुए पकड़ा जाता है, चाहे वो रेप का केस हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का केस हो, चाहे वो लूट खसोट का, चोरी का, मृत्यु का, हत्या का, किसी भी तरह का केस में अगर फंसता है, अगर वो अगर आता है तो उसे 2 वर्ष का कारावास मिलेगा, प्लस 2 साल का कारावास होने के बाद जब वो निकलेगा उस तारीख से लगाकर जो 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। ध्यान रखिएगा, सजा पूरी होने के बाद फिर 6 साल तक वह किसी तरह का चुनाव नहीं लड़ सकता, और तत्काल प्रभाव से उसकी जो सदस्यता है वह भी चली जाएगी, सदस्यता हटेगी, 2 साल का कारावास मिलेगा, प्लस 6 साल तक
वो चुनाव नहीं लड़ सकता सजा पूरी होने के बाद। इसमें क्या था, एक धारा थी पहले 8(4), धारा 8 का भाग 4 था, जिसमें कहा गया था कि अगर विधायक 3 माह के भीतर भीतर उच्च न्यायालय में रीट दायर कर लेता है तो उसकी सदस्यता नहीं जाएगी, तो वो बना रहेगा। पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात में उसे भी निरस्त कर दिया। इस धारा 8 के 4 भाग को भी सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। 2013 बाद लिली थॉमस बनाम भारत संघ। चलिए बात करते हैं न्यायमूर्ति केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 में। ये निजता का अधिकार की बात करता है, ध्यान रखिएगा, निजता का अधिकार, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। आधार कार्ड की जब बात हुई थी, आधार कार्ड के बारे में ये हुआ था कि आधार कार्ड का जो प्रयोग है वो हमारे भारतीयों की निजता को मतलब सब तरफ फैला रहा है, हमारी निजता खत्म हो रही है। तो उसके बाद में ये वाद आया था। 2013 में तो कोर्ट को चुनौती दी गई थी आधार कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2015 को क्या कहा, 11 अगस्त 2015 को कहा था कि सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली में और एलपीजी गैस में आप आधार कार्ड का यूज कर सकते हो, उसके अलावा नहीं। पर उसके बाद क्या हुआ कि एससी दत्तू जब मुख्य न्यायाधीश बने तब उन्होंने इसे मनरेगा के लिए और अन्य सुविधाओं के लिए भी आधार कार्ड को मान्यता दे दी। पर उसके साथ ही जब ये केस हुआ न्यायमूर्ति केएस पुट्टास्वामी 2017 में, तब यहाँ पर फिर निजता के अधिकार को इन्होंने मान्यता दी कि हर व्यक्ति के पास अपना जिस तरह से जीवन जीने का अधिकार है उस तरह से निजता का भी अधिकार है। निजता का अधिकार जैसे कि मान लो कि जीवन जीने की पवित्रता हो गई, शादी करने का निर्णय हो गया, अकेले रहने का अधिकार भी निजता का अधिकार है। तो हर मनुष्य को ये अधिकार है, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर। और उसी के साथ में ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रत्येक राज्य सरकार को या सरकार को जो है वो व्यक्तियों के डेटा को सुरक्षित करने का नियम बनाने चाहिए और ऐसे कानून बनाने चाहिए ताकि लोगों का जो डेटा है वो गलत हाथों में ना पड़े। तो ये जो है निजता का अधिकार बना उसके बाद, तो निजता का अधिकार न्यायमूर्ति केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ केस का मेन बात है। चलिए अंतिम बात करते हैं आज की, नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ। बहुत फेमस हुआ था ये 2018 में। समलैंगिकता, जी हाँ, समलैंगिकता से संबंधित है यह कि भारतीय दंड संहिता की धारा होती है 377, ध्यान से समझिएगा। 377 जो है वो यह कहती है कि जो अप्राकृतिक अगर कोई शारीरिक संबंध बनाता है, अप्राकृतिक बनाता है, तो उसे या तो 10 साल की कैद हो जाएगी या फिर उम्र कैद हो जाएगी और वो गैर जमानती है, मतलब उसके खिलाफ जो है वो गैर जमानती वारंट भी जारी होगा। तो फिर क्या हुआ, नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि उन्होंने 377 के कुछ हिस्सों को हटा दिया और समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से भी बाहर कर दिया। ध्यान रखिएगा, समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया और यह कहा कि समलैंगिक होना भी किसी व्यक्ति का निजता का अधिकार है। तो निजता के अधिकार के अंतर्गत उस समलैंगिकता को सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया और 377 के जो विवादास्पद जो बातें थी उन सबको वहां से हटा दिया। तो ये था नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ विवाद 2018। तो ये थे मेन बात। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं वापस। केशवानंद भारती में क्या था, संविधान के आधार को संरचना। मेनका गांधी में क्या था, जीवन जीने का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम में क्या था, 3 तलाक वाला या पूर्व पति से भरण पोषण का अधिकार। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 में क्या था, आरक्षण, ओबीसी आरक्षण और आरक्षण की सीमा 50%। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 में क्या था, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकना। अरुणा रामचंद्र शाहबाग बनाम भारत संघ 2011 में क्या था, इच्छा मृत्यु पर वाद। लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2013 में क्या था, विधायक को अगर अपराधी है तो उसकी सजा का प्रावधान। न्यायमूर्ति केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 में क्या था, निजता का अधिकार। और नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018 में क्या था, समलैंगिकता पर बात की गई थी। धन्यवाद।